यही खेल भावना, ये जो हमारे राजनीति में जो खेल होता है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अभी आपने जिक्र किया कि ये वो बनारस जो खेल के लिए ये खेल की नर्सरी, फुटबॉल की और हॉकी की नर्सरी हुआ करती थी, शायद उसी का देन था कि दो परस्पर विरोधी ध्रुव राजनारायण और कमलापति चुनाव के मैदान में उतरते थे, फील्ड में उतरते थे, तो वह जो टीम स्पिरिट, वह जो खेल भावना हुआ करती थी कि वो दोनों लोग एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे राजनीति में। या हम उसकी जिक्र करें, बाबू संपूर्णानंद और उस रुस्तम सैटिन की भी बात होती थी। कम्युनिस्ट और अपना कांग्रेस आमने सामने हुआ करता था, एक दूसरे के मतों के रूप में मतभेद कट्टरता की पराकाष्ठा तक था। लेकिन जब वो मैदान में उतरते थे, चुनावी मैदान में उतरते थे, तो फिर वहां पर तो बिल्कुल लड़ाई होती थी। लेकिन जैसे ही वो चुनाव का हार जीत हुआ, वोटिंग हो गया, फिर वही दोनों लोग आपस में गले मिल करके और जो सो तो ये इस संदर्भ में भी आप कुछ याद करना चाहेंगे कि राजनीति के मैदान में भी खेल भावना क्या चीज होती है, उसका क्या असर पड़ता है, और आज की तारीख में कटुता का माहौल क्यों बन रहा है? आनंद जी, आपको बतावे, आपने पंडित जी का नाम लिया, कमलापति जी का और राजनारायण जी का। अभी आज 3 तारीख है, 3 दिन पहले ही राजनारायण जी की का वो जयंती मनाई गई बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन हमको बड़ी निराशा होती है कि इस बार मैंने देखा बनारस में अरविंद सिंह जी इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। अब की बार भी उन्होंने अपने आवास पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया था, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं देती है। राजनारायण जी जैसा व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय जो समता के लिए, एक समरूपता के लिए, एक सर्वहारा की आवाज के रूप में हम लोग राजनारायण जी को जानते हैं। राजनारायण जी वो राजनारायण जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के शिष्यों में से एक थे, और उन्होंने जाने कितने आंदोलन किए होंगे। काशी की बात करें तो काशी से राजनारायण जी और लोहिया जी ने जिस तरह से हिंदी अंग्रेजी हटाओ आंदोलन जो शुरू किया था, उसका मकसद केवल इतना नहीं कि हम अंग्रेजी की जगह हम हिंदी को थोप देंगे। इसके पीछे सोच थी कि हम जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको आगे ले आएंगे। यही राजनारायण जी थे जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में शूद्रों का प्रवेश शुरू कराया, उसके लिए वो बैठे। और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं तो हर चुनाव के पहले कुछ अखबारों में कहीं पढ़ने को मिल जाता है कि एक वाकया का जिक्र हमेशा किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि पंडित जी, कमलापति जी और राजनारायण जी का जो काफिला था चुनाव प्रचार के लिए, दोनों लोग निकले हुए थे एक साथ, और आमने सामने आने पर राजनारायण जी अपनी गाड़ी से उतरते हैं, पंडित जी के पांव छूते हैं उनका, और जब उनसे यहाँ तक कहते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए जी, विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद के बाद राजनारायण जी यहाँ तक कहते हैं पंडित जी से कि हमार चुनाव प्रचार का खर्चवा कैसे चली, कुछ देबा तब ना। पंडित जी अपने पीए को इसके लिए हंसते हुए कहते हैं कि भाई राजनारायण जी के लिए कुछ अपना चंदे की व्यवस्था कर दीजिए आप। ये कहाँ देखने को मिलता है आज? आज तो दो पार्टियों के बीच में ऐसा हम का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे कि किस तरह की कटुता सामने दिखाई देती है। लोग जैसे लगता है कि एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हैं। वो चीज भारतीयता या भारतीय खेल प्रेम, जो खेल से आप उसको जोड़ रहे हैं, ये कहीं से खेल भावना नहीं है। और बिना खेल भावना के आप एक सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको काम करना पड़ेगा तो एक आप जिस तरह से सरकारें चलती हैं तो वो भी एक टीम गेम होता है। एक मुखिया जरूर होता है उसका, लेकिन जो भी निर्णय होता है वो कलेक्टिव होता है। और ये आप जब शपथ लेते हैं तो उस समय इस बात की
लेते हैं कि हमारे जाने में जो कुछ भी सूचनाएं आएंगी उसको हम जब समाज हित में उसको अपने तक सीमित रखेंगे, तो वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। भारतीय लोकतंत्र एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, और यही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खेल के मैदान से आती है। तो जब तक आप खेल भावना को बढ़ावा नहीं देंगे, खेलों को बढ़ावा नहीं देंगे, मैदान को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक ये संभव नहीं है। आज मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि इस बनारस में मैं भी खिलाड़ी रहा हूं। हम लोग बचपन में खेल के मैदानों की कोई कमी नहीं थी। आज बनारस सिकुड़ता चला जा रहा है, बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, खेल के मैदान ही नहीं है उनके पास। और जहां वो जाए ले दे करके वो एक स्टेडियम में जाते थे, स्टेडियम में भी प्रवेश के लिए, कोचिंग के लिए आपको मोटा मोटा शुल्क देना पड़ता है। आप गांव की बात कर रहे हैं, गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला बच्चा उस मोटे शुल्क को दे करके खेल प्रशिक्षण लेने के लिए स्टेडियम में जाए, मुझे तो नहीं लगता है। कम से कम कोरोना के इन 2 सालों के बाद जो स्थिति पैदा हुई है आज वर्तमान में, उस स्थिति में हम तो कहेंगे कि 80% जनता इस तरफ से है जो अपने बच्चों को खेल के मैदान में प्रशिक्षक के पास कोचिंग लेने के लिए फीस जमा करके भेजने के लिए शायद तैयार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।